फाइनली अब सेबी का भी ध्यान गया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट उनको करनी चाहिए इंडिया के अंदर में वैसा नहीं कर रहे हैं। तुहिन कांता पांडे जी की तरफ से एक अपडेट आया है जो कि सेबी चीफ है करेंटली। उन्होंने कहा है कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए उनका जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है इंडिया के अंदर उसको और ज्यादा आसान करने के लिए चेंजेस करेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से जैसे अकाउंट ओपनिंग हो गया या जो भी चीजें होती है उसको और ज्यादा इजी करेंगे। और जो स्ट्रिक्ट रूल्स है मतलब जो गाइडलाइंस है, जो गाइडेंस है, जो रूल्स रेगुलेशन है, ऐसा नहीं करेंगे कि वो लोग स्कैम कर दे आके यहाँ पे, लेकिन इजी इतना करेंगे कि इन्वेस्टर जैसे अगर 1 महीना किसी काम में लगता है तो उसको कुछ दिनों में ही कंप्लीट किया जा सके, वैसा हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए करना चाहते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टिंग इंडिया के अंदर में और ज्यादा आसान करना चाहते हैं। फाइनली अब उनको समझ में आ रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं इंडिया से। भाई ये सब तो करना जरूरी, साथ ही साथ अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स थोड़ा कम कर दिया जाए क्योंकि उनको रुपी डेप्रिसिएशन का नुकसान होता है तो एफआईआईज और ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं इंडिया के अंदर में। वैसे भी जो अगला साल है वहां पे सारे सारे बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस है ग्लोबल भी वो भी कह रहे हैं कि एफआईआईज वापस आ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। सेबी ने भी अपनी तरफ से पहल इसको लेकर कर दी है। मेनली इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले एक म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जो कि है निप्पॉन का लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि पहले प्रॉपर सिर्फ निप्पॉन विजन फंड ही था, अब लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में कैटेगराइजेशन के बाद ये घुस गया है। एंड 30 साल कंप्लीट हुए हैं जस्ट इसके, और इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं। मिड कैप फंड के बारे में भी हमने बात की थी, उसने 30 साल कंप्लीट कर लिए थे और उसने लगभग 1000 रुपए की एसआईपी को ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास बना दिया था। जब हम लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करते हैं निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ही आने वाले, तो रेगुलर स्कीम के अंदर इसने अपने, क्योंकि 1995 अक्टूबर में ये फंड शुरू हुआ था और उस टाइम पे तो रेगुलर स्कीम्स ही थे, तो डायरेक्ट की हम बात नहीं करें। डायरेक्ट अगर हम लेंगे तो 1% हमारा रिटर्न खुद बढ़ जाएगा और 30 साल में 1% कई लाख का डिफरेंस क्रिएट कर देता है 1000-2000 की एसआईपी में भी। और अगर 10-15 हजार 20,000 की एसआईपी है तो 30 साल में 1% का रिटर्न जो है वो करोड़ में भी डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो 1995 अक्टूबर से लेकर और अक्टूबर 2025 तक का रिटर्न हम देखते हैं तो 30 इयर्स में 18% प्लस का रिटर्न है। 18 पॉइंट समथिंग परसेंट है, तो समथिंग को हम हटाते हैं, सिर्फ 18% भी हम रखते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो कॉर्पस क्रिएट हो गया है सिर्फ इस एक फंड के अंदर में 18% के रिटर्न के अकॉर्डिंग, वो हो गया है 1.5 सीआर के पास, 1.5 करोड़ के पास। निप्पॉन मिड कैप फंड तो फिर भी 22% का उसका रिटर्न था, तो वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल था और मतलब मुश्किल ही है उसको अचीव करना फिर से। लेकिन ये 17% 18% का जो रिटर्न है अगर स्मॉल मिड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की जाए तो आगे भी अचीव करना इन माय ओपिनियन पॉसिबल है, लंबे समय तक अगर कोई होल्ड कर लेता है बिना डरे हुए। तो काफी सारे आपके सवाल आते हैं जब मैं ऐसी इंफॉर्मेशन देता हूं, सबको इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। लेकिन समझो 1000 रुपी पर मंथ की एसआईपी 30 इयर्स में निप्पॉन लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर बन चुकी है 1.5 सीआर के पास। अब यहां पे हमें समझना ये है कि 1995-6 के टाइम पीरियड में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करना नामुमकिन के बराबर था ज्यादातर लोगों के लिए। वहां पे तो 1000 रुपए तो सैलरी ही होती थी ज्यादातर लोगों की, तो कहां से 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे? तो हम नहीं कर रहे हैं। जिसका भाई 500 रुपए 600 रुपए 700 रुपए भी एसआईपी है, वो भी 100 रुपी तो इन्वेस्ट कर ही सकता था। तो हम 100 रुपए ही मान रहे हैं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और आज 10,000 तक 15,000 तक वो पहुंच चुके हैं। तो एक एवरेज हम ले रहे हैं 1000 रुपीज। क्लियर है? ऐसा नहीं कि शुरू से 1000 रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, 100 रुपए से स्टार्ट की, आगे चल के 200 गए, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे ऐसे करके एसआईपी बढ़ाई, तो एवरेज वैल्यू एक हम 1000 रुपीज की ले रहे हैं इस 30 साल की जर्नी के अंदर। क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि ज्यादातर लोगों के लिए मतलब 200-300 रुपए भी 1995 में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्लियर है? तो 100 रुपए की ही हम वहां से स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। पहली चीज तो ये हो जाती है।
दूसरी चीज ये हो जाती है कि वहां पे 1995 के टाइम पे इन्वेस्टमेंट न करने का एक बड़ा रीजन ये था कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। जिस तरीके की रेगुलेशन अभी है उस तरीके की रेगुलेशन नहीं थी। जिस तरीके की टेक के कारण अवेबिलिटी हो गई है वो अवेबिलिटी नहीं थी। और जो भरोसा अभी है वो भरोसा उस टाइम पे नहीं था। बार बार स्कैम ही हो रहे थे। मतलब 1992 से 2002 तक लगभग 0 रिटर्न है सेंसेक्स निफ्टी का। तो ये चीज है। तो इसको वो उस टाइम पे ये सब जो परेशानियां थी वो परेशानियां अभी नहीं है। तो उस टाइम पे लोगों का न इन्वेस्टमेंट करने का कारण ये नहीं था कि लोगों के पास पैसे नहीं थे। उस टाइम पे लोगों का न इन्वेस्टमेंट करने का कारण ये था कि लोगों के पास जानकारी नहीं थी। तो अभी हमारे पास, उस टाइम पे भी पैसे थे, अभी भी हमारे पास पैसे, उस टाइम पे जानकारी नहीं थी, अभी हमारे पास जानकारी है। तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। आज से जैसे मान लो ठीक है 1000 रुपए की हम एसआईपी करते हैं, आगे चल के आज से 30 साल बाद तक हम पहुंचते पहुंचते 10,000, 15,000, 25,000 तक की एसआईपी तक, 30,000 तक की भी एसआईपी तक पहुंच जाएंगे। तो एवरेज आज से 10,000 की भी एसआईपी हमारा ये 30 साल का एवरेज हो जाता है। तो 30 साल बाद कितना बड़ा कॉर्पस हमारे पास अचीव हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी फंड के अंदर करना है, किसी और फंड के अंदर करना है, 2, 3, 4 फंड्स भी रहते हैं हमारा, तो एवरेज हमारा निकल जाएगा इतना। अगर 30 साल का टाइम पीरियड है और स्मॉल मिड टाइप ऑफ मोमेंटम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उम्मीद है, गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। बुरे से बुरा फंड हो या अच्छे से अच्छा फंड हो, जब भी कोई स्कीम ऐसा माइलस्टोन 25 इयर्स या 30 इयर्स के अचीव करती है तो मैं उसके बारे में वीडियो जरूर बनाता हूँ। लार्ज कैप के बारे में, जब एचडीएफसी का लार्ज कैप के बारे में भी बनाया था, फ्लेक्सी कैप के बारे में भी बनाया था, निपॉन के भी फंड्स के बारे में, क्योंकि यही फंड्स हैं जो कि 30 साल ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। इसके बीच में ये भी है कि फंड हाउसेस भी चेंज हुए। जैसे एचडीएफसी भी पहले कोई और फंड था, फिर एचडीएफसी ने उसको टेक ओवर किया। निपॉन भी पहले कोई और फंड था, उसको निपॉन ने टेक ओवर किया। तो ये 25 साल, 30 साल, 35 साल की जो जर्नी होगी उसमें कई बार हो सकता है, जैसे अब एचडीएफसी है तो उसको तो कोई टेक ओवर नहीं करेगा, निपॉन, एसबीआई, इसको बहुत ही कम उम्मीद है कि कोई दूसरा फंड हाउस टेक ओवर करता है। लेकिन जैसे एचएसबीसी है या मान लो क्वांट है, ये सब फंड हाउस है, मोतीलाल फंड हाउस है, अगर अच्छा नहीं कर पाती तो ये दूसरा फंड हाउस इसको खरीद लेगा। तो ये होता ही है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि 30 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हम एंजॉय क्या करेंगे। अभी देखिए, सिंपल सी चीज समझिए, अभी से भी आगे का अगर हम देखते हैं तो मैं कह रहा हूं कि 1000, 2000, 5000 से स्टार्ट करेंगे, 30 साल पहुंचते पहुंचते बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट को, और एवरेज हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। समझने की चीज ये है कि क्या 1000 रुपए ही हम कमा पा रहे हैं। मान लो अभी के टाइम पे 5000 रुपए से हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं, हमारा ये एज जो है वो 25 से 30 साल के बीच में है, हमारा जो इनकम है वो 30-35 हजार रुपए मान लेते हैं। तो 5000 हटा देते हैं, फिर भी हमारे पास 30,000 रुपए, अगर मान लो 30,000 रुपए ही कमाते हैं तो 5000 हटाने के बाद हमारे पास 25,000 रुपए बच जाते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 25 साल की उम्र में आपके ऊपर घर का पूरा खर्च आपके पिताजी ने नहीं दे दिया होगा, तो पैसे तो आपके पास बच रहे हैं ना, बाकी पैसा से अभी का लाइफ एंजॉय करो। तो इस तरीके का बैलेंस बना के करना है इन्वेस्टमेंट, कि आपके फ्यूचर जो गोल्स है उसके लिए भी आपका पैसा जमा होता रहे और अभी भी आप लाइफ को एंजॉय करते रहो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम ही आंख मूंद के ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते रहो और अभी बिल्कुल लाइफ को एंजॉय ही मत करो। अभी भी एंजॉय करो, अभी जितना पैसा बच रहा है या जितना हो सकता है उतना ही एंजॉय करो, लेकिन फ्यूचर के अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उतना, लाइक आपका रिटायरमेंट, देखो रिटायरमेंट के लिए कोई बैंक आपको लोन नहीं देगा, चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी आपको लोन मिल सकता है, ये जरूर समझना। चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी आपको लोन मिल सकता है, आपको आपके बच्चे की शादी के लिए भी लोन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, थोड़ा महंगा मिलेगा पर्सनल लोन वगैरह, लेकिन सब भविष्य में तो और ज्यादा हर चीज के लिए लोन मिल जाएगा, लेकिन आपके रिटायरमेंट को कोई फंड नहीं करेगा। तो रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग तो 100% ही बेहतरीन से बेहतरीन आपकी होनी चाहिए। नहीं होगी तो बस बुढ़ापे में फिर दिक्कत होगी और दूसरों से पैसे मांगने पड़ेंगे। तो अभी भी एंजॉय करें और भविष्य के लिए भी सेविंग करें।